जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को इनसे पिछली वाली क्लास में बताया था कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और आज के इस क्लास में हम सभी हिस्ट्री के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आप सभी को एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप सभी इन सभी प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो समझ लो आप सभी मेरा एग्जाम में 25-30 नंबर आ चुका है, क्योंकि मॉडल पेपर से हर एक साल 30 नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। और मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है हम उनको 2 भाग में बांटेंगे। ये सबसे पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा हिस्ट्री के ऑफिशियल मॉडल पेपर को 2 भागों में बांट दिया जाए ताकि सभी बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन का पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहां पर लिखा रहेगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। आप सभी अच्छे से देख लो। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी के लिए, यहाँ देखो नीचे में विद्यार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, यानी कि विद्यार्थी को कुछ पढ़ने के लिए अनुमति दी गई है। आप सभी पढ़ लेना। मैं इसका पीडीएफ ठीक है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप सभी जाके देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सभी को मात्र 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में नहीं, साइकोलॉजी में मात्र 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, साइकोलॉजी में मात्र 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, और हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी में आप सभी को 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप सभी को मात्र कितना 50 में टिक मारना है, मात्र 50 में। और मुझे पता है जो बच्चे इस चैनल से पढ़ाई करते हैं और बच्चे 100 में 100 टिक मार के आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम सभी टाइम को बिना गवाए क्लास को आगे की ओर ले जाएंगे। चलिए आप सभी देखिएगा, अपने दोस्तों के पास क्लास को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी देखिए आगे में, यहाँ देखो थोड़ा सा नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए आप सभी परीक्षार्थी और मार्कशीट उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखिए। ठीक है, आप सभी पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी एकदम, मैं आप सभी को एकदम बारीकी से, एकदम आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में ठेठी भाषा में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या है, आप सभी ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत पढ़ लो यार, पढ़ लो। ठीक है, निम्नलिखित में मात्र आप सभी के पास 2 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, इसी 2 महीना में आप सभी को अच्छा नाम कमाना है या फिर अपना नाम गंवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपना मम्मी पापा का नाम गवाओगे या फिर उसका नाम और रोशन करोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं, आपके डिपेंड है। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को सिर्फ समझाना और पढ़ाना आपको पड़ेगा और एग्जाम में भी लिखना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, आप सभी अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, ऐसा इनमें से कौन सा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता? अभिलेख आता है, सबको मालूम है। पुराना मंदिर भी आता है, सिक्के भी आते हैं, लेकिन साहित्य यानी कि एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखना, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साहित्य हो जाएगा। क्या आप सभी को 1 नंबर का प्रश्न याद हुआ? 100%। ठीक है, मॉडल पेपर से मैंने आप सभी को क्लास के शुरू में बता दिया था, मॉडल पेपर से हर एक साल जो मॉडल पेपर लॉन्च होता है। ठीक है, इनसे पहले वाली क्लास में भी बताया था मैंने, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। ठीक है, हर एक साल जो मॉडल पेपर लॉन्च होता है उनसे 25-30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर से 100% देखने के लिए मिलेगा यार, 100% देखने के लिए मिलेगा। मैंने आप सभी को समझा दिया, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मैंने आप सभी से एक बात और कही है, मैं इस क्लास को 2 भाग में डिवाइडेड करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि क्लास बहुत लंबा हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा का, जिससे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। ठीक है, मैं इस क्लास को 2 भाग में बांटूंगा। ठीक है, ये हिस्ट्री का पहला क्लास है, उसके बाद कल एक दूसरा क्लास आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर का सबसे पहला प्रश्न था निम्नलिखित में, ठीक है एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता? अभिलेख भी आते हैं, पुराना मंदिर भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आते हैं, याद रखना। यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बच्चे के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आप यहाँ पर पढ़ा दिए, अगर हम कहीं बिसर जाए तो? ठीक है, उसका एक ही सोल्यूशन है, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा जाता हूँ, आप सभी को उन पर फोकस नहीं करना है, आप सभी को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास मात्र 2 महीना का समय, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आप सभी को मोटिवेट करता हूँ, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, खास करके टेलीग्राम पे मैं हर एक चीज का अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, आप सभी को जो मैं हम सभी आज की क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आंसर के साथ, बिल्कुल आप सभी घबराना मत, मैं आंसर का फोटो खींच के, ठीक है, आंसर मतलब सभी का आंसर निकाल के हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लेना, या फिर मैं आंसर का मेरा मतलब है आंसर का नोट्स टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप सभी जाकर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, साहित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद हो कि आप सभी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 2 नंबर में। ठीक है, जूते हुए, ठीक है, जूते हुए यानी कि जिसे हम सभी अपने बिहार राज्य में बोलते हैं खेत की जुताई। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से,
कालीबंगन से, क्या हो गया चौथा ऑप्शन है सोतकड़घई से या फिर हड़प्पा से। आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है सोरतधई, ठीक है, सोरतधई है, थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो गया था मैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, सबको मालूम है कहां से, कालीबंगन से, यानी कि कालीबंगा। आप सभी को एग्जाम ऑप्शन में दिखाई देगा कालीबंगा, तो आप सभी को कालीबंगा में ही टिक मार देना है, ठीक है। समझ गए आप सभी, कालीबंगा हो जाएगा, समझ गए। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से, यानी कि कालीबंगन से, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। एक सेकंड 3 नंबर में क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आज पहली बार लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा दिक्कत से, लेकिन हम सभी पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 नंबर में प्रश्न है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। सिंधु में जो लोग निवास करते थे वहां पर के लोग किस चीज का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। एक प्रश्न था, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप सभी सुने होंगे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सबको मालूम है लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। सिंधु घाटी में जितने भी लोग निवास करते थे वहां के लोगों को लोहा का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। सोना का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था, ठीक है। चांदी का भी ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन यहाँ देखो लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आप सभी जानते होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप सभी को विस्तार में बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 4 नंबर में, आप सभी अच्छे से देख लो यार। और हाँ, अगर आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और कल जो आएगा हिस्ट्री का दूसरा पार्ट आएगा, आप सभी अच्छे से देख लेना और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। और हाँ, मेन जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप सभी सपोर्ट करो ताकि मैं आप सभी के लिए आगे और लाइव क्लास आ सकूं, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी 4 नंबर में क्या प्रश्न है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। 4 नंबर में क्या प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, वेट कीजिए। मेसोपोटामिया के लेख में, ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। मेसोपोटामिया के लेख में, ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया। दिलमुन को या फिर मेलुओ का, ठीक है, मेलुआ। और तीसरा ऑप्शन है मेलुआ और दूसरा ऑप्शन है मगना, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। आप सभी बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर क्या होगा। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए इनमें से सभी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेलुहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मेलुहा, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए, थोड़ा सा मेलुहा होगा, मैं आप सबको यहाँ पर घेरा लगा देता हूँ, मेलुहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है, मेलुहा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। वेट 5 नंबर में प्रश्न है, सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह है, ठीक है। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कुल मिलाकर के कितने चिन्ह है, 6 या फिर 12 या फिर 16 या फिर 26, ठीक है। आप सभी कमेंट करना सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कुल मिलाकर के कितने चिन्ह है। 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कितना होगा, 26 हो जाएगा। याद हो गया आप सभी को, सबसे लंबे, ठीक है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कुल मिलाकर के कितने चिन्ह है, 6, 26 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 26, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर में, ठीक है। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, 1856 में या फिर 1875 में या फिर 1921 में या फिर 1922 में। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हड़प्पाई, ठीक है, हड़प्पाई है, हड़प्पाई मुहर पर, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, कमेंट करना आप सभी। 6 का राइट आंसर क्या हो सकता है जी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1875 हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट किया था, 1875 को रिपोर्ट किया था, ठीक है, रिपोर्ट दिया था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 7 नंबर में, राजगाह, ठीक है, राजगाह जैसे हम सभी राजगीर के नाम से जान जाते हैं, ठीक है। राजगाह जहां पर दिखाई दे समझ लो आप सभी वहां पर राजगीर लिखा हुआ है, ठीक है, छिपा हुआ है राजगीर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दर्शा दिया गया है, यहाँ देखिए आप सभी, राजगाह यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। बहुत ही खास क्वेश्चन है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है, एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं तो 25-30 नंबर आप सभी का समझ लो आ चुका है, 25-30 नंबर आप सभी का आ गया है, ठीक है। राजगाह राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी, कोसल या फिर पांचाल या फिर मगध या फिर गांधार, क्या होगा बताइए आप सभी। 7 का राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, मगध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मगध, ठीक है। जो राजगीर है ये राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, याद रखना आप सभी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन होगा आप सभी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र, एक सेकंड, अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। क्या आप सभी को मालूम है अर्थशास्त्र किसने लिखा, सबको मालूम है, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, कौटिल्य, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? जॉन मार्शल, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है REM, ठीक है, REM व्हीलर। और तीसरा ऑप्शन है कनिंघम। चौथा ऑप्शन है SR राव। कमेंट करना आपसे भी। 1944, देखो पहले प्रश्न को आपसे भी अच्छे से देखो। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है, REM व्हीलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी REM व्हीलर हो जाएगा। याद होगा आप सभी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 10 नंबर में। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? ठीक है, या फिर धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? बात एक ही होता है। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? अशोक ने। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अजात शत्रु ने। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। ठीक है, आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का परफेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक ने। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक हो जाएगा। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर में। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? हरिसेन, कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर समुद्रगुप्त? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हरिसेन। आप सभी अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, आप सभी आंसर को कॉपी में नोट कर लेना या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को याद हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, 12 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर भाग जाता है कि नहीं। 12 नंबर में कौन सा प्रश्न है? तमिल संगम। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। तमिल संगम साहित्य में अनिमयी, ठीक है, अनिमयी है, अनिमयी किसे कहा जाता था? ठीक है, तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता है? ठीक है, आनी लिखा हुआ, हाँ, अनिमयी। ठीक है, अनिमयी किसे कहा जाता था? बताओ, किसान को, बड़े जमींदार को, या फिर दास को, या फिर हलवाहा को, यानी कि हलवाई को? ठीक है, तमिल संगम साहित्य में आनीमाई किसे कहा जाता था? आनीमाई। यहाँ देखो, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? आनीमाई। ठीक है, तमिल संगम साहित्य में आनीमाई किसे कहा जाता था? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किसान को। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप सब देख लीजिएगा। एक सेकंड, हाँ देखो, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, किसान को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 13 नंबर में, पाली भाषा में गणपति किसे कहा जाता था? ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन है, पाली भाषा में गणपति, गणपति, ठीक है, गणपति नहीं है, गहपति है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? ठीक है, दास को, हलवाहा को, या फिर किसान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसान को, यानी कि फार्मर को। ठीक है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? किसान को, यानी कि फार्मर को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? इस क्वेश्चन का करने का मतलब यही है। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? ठीक है, आप बताइए आप सभी, मतलब 275 ईस्वी से लेकर के 315 ईस्वी पूर्व, या फिर 375 से 415 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सोचो ये सब कितनी पुरानी बातें हैं। ठीक है, या फिर 335 से 375 ईस्वी पूर्व, या फिर 235 से 275 ईस्वी पूर्व। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? जी हाँ, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक सेकंड, 15 नंबर में, क्या लिखा हुआ? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन है, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर अशोक की? ठीक है, आप कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, आप सभी को याद हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। आप सभी अच्छे से देख लो। ठीक है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, 16 नंबर में। चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया? ठीक है, चीनी तीर्थयात्री फायान। ठीक है, फायान को हम सभी चीनी तीर्थयात्री भी बोल पाते हैं। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री जिसे हम सभी फायान के नाम से जानते हैं, वह कब भारत आया था? आप सभी बताइए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में, या फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, या फिर 5वीं शताब्दी पूर्व में, या फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में? ठीक है, 16 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 5वीं शताब्दी पूर्व में। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, या तो आप सभी को चीनी तीर्थयात्री जिसे हम सभी फायन बोलते हैं, वो कब भारत आया था? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। चीनी के, ठीक है, चीन लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक होता है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चीन के महान, ठीक है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? ठीक है, बताइए आप सभी, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? क्या लिखा है सबसे पहला ऑप्शन?
खुस्त और दूसरा ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है कन्फ्यूशियस, ठीक है कन्फ्यूशियस, थोड़ा सा नाम ऐसा है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है सुकरात, चौथा ऑप्शन है अरस्तु, ठीक है। आप बताइए चीन के महान दार्शनिक कौन थे? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कन्फ्यूशियस, ठीक है कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कन्फ्यूशियस, ठीक है। चीन के महान दार्शनिक कौन थे? कन्फ्यूशियस, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ठीक है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? देखते हैं कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। अग्नि की, इंद्र की, सोम की, या फिर इनमें से उपयुक्त सभी, ठीक है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? 18 का राइट आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा सभी की, ठीक है। इंद्र की भी है, अग्नि की भी है और सोम की भी है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? अग्नि की भी है, इंद्र की भी है और सोम की भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक सेकंड, 19 नंबर में क्या लिखा हुआ? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? सबसे पहला ऑप्शन कंबोज, दूसरा है गांधार, तीसरा ऑप्शन है सुरसेन, चौथा ऑप्शन है पांचाल। कमेंट करना आप सभी, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, क्या आप सभी को ज्ञात है, यानी कि आप सभी को मालूम है? 19 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गांधार, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गांधार। आप सभी अच्छे से देख लो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो तो पछताओगे, ठीक है। अब देखते हैं 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वेट कीजिएगा। योध्य, ठीक है, योध्य गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ठीक बताइए, बताइए आप सभी कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। योध्य, ठीक है, योध्य गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? सोना के, चांदी के, तांबा के या फिर लोहा के, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? योध्य गणराज्य, ठीक है। योध्य गणराज्य जो थे उन्होंने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तांबा के, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तांबा के हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस नंबर में? हम सभी आज की क्लास में 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बच जाएगा कल हम सभी देखेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। 21 नंबर में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि क्लास में सभी बच्चे बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मैं भी बोर हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए 50 क्वेश्चन रहने दो। कल वाले वीडियो में हम सभी 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किस नंबर में, अशोक के बराही शिलालेखों का अर्थ है सर्वप्रथम किसने लगाया? ठीक है, अशोक के बराही, ठीक है, अशोक के बराही शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? कोलिन, क्या लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन? कोलिन मैकेंजी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिसेंस, और तीसरा ऑप्शन है कनिंगम, चौथा ऑप्शन है व्हीलर, ठीक है। कमेंट करना सभी 21 का राइट आंसर क्या होगा? और 21 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है, जेम्स प्रिसेंस, ठीक है, जेम्स प्रिसेंस। अशोक के बराही शिलालेखों के अर्थ सर्वप्रथम किसने लिखा? जेम्स प्रिसेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर में, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक, ठीक है, एक सेकंड देखिए आप सभी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर तमिल भाषा में, ठीक है। क्या आप सभी को ज्ञात है तो कमेंट कर देना 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। जिस बच्चे को याद नहीं है वो बच्चे ध्यान से खास करके देखो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए 25-30 नंबर कोई क्या मतलब कोई कम बात नहीं है, बहुत ज्यादा बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा बात है। 25-30 नंबर, ठीक है। एक नंबर के लिए कोई फेल हो जाता है, एक नंबर के लिए कोई पास हो जाता है, एक नंबर के लिए कोई फर्स्ट हो जाता है, कोई एक नंबर के लिए सेकंड हो जाता है। आप सभी ये सभी बातें सुने होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 23 नंबर में क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये यार बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सबको मालूम है, क्या मालूम है आप सभी को? क्या मालूम था? क्या आप सभी कमेंट कीजिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर सकते हैं। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? शाक्य या फिर गौतम या फिर सिद्धार्थ या फिर आनंद, ठीक है। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ, ठीक है। आप सभी अच्छे से देख लो, बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, 24 नंबर में, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, बुद्ध को यानी कि बुद्ध भगवान को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, वैशाली से, बोधगया से, सारनाथ से या फिर लुम्बिनी से, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बोधगया से, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोधगया से, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, सांची स्तूप की खोज, ठीक है। यहाँ देखो 25 नंबर में प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? ठीक है, 1774 में या फिर 1784 में या फिर 1818 को या फिर 1854 को, ठीक है। सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 25 का करेक्ट आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1818 को, ठीक है। सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 1818 को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन
26 नंबर का, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? कमेंट करना आप सभी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह होगा। क्या होगा इसमें? गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। पार्श्वनाथ सबसे पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है महावीर, और तीसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, और चौथा ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है? अजितनाथ, ठीक है। बताइए 26 का राइट आंसर। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी होगा, ठीक है। आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है, जिसका पूरा नाम है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे से देख लो। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में, सबको मालूम है अरबी भाषा में, ठीक है कि नहीं? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन अरबी भाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देख लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सभी वहां से जाकर के पीडीएफ को पा लीजिएगा और आप सभी घर में बैठ के अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा 28 नंबर में। एक सेकंड वेट कीजिएगा। 28 नंबर में क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को, ठीक है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? ठीक है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर बलवन, ठीक है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रेवलर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स ईद द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? बताइए आप सभी, क्या था क्वेश्चन है? ट्रेवलर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? मालूम है आप सभी को क्या हो सकता है? बारबोसा, फ्रांसीसी बर्नियर, या फिर क्या लिखा हुआ? टेवनियर, या फिर रॉबर्टो नोबिली, क्या होगा बताइए आप सभी। 29 का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं आप सभी का कमेंट क्या आता है, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी बर्नियर। आप सभी अच्छे से देख लो, आप सभी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। आप सभी कमेंट भी क्या करो, ठीक है। ट्रेवलर्स ईद, ठीक है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? फ्रांसीसी बर्नियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 30 नंबर का शायद, हाँ 30 नंबर का क्वेश्चन है। एक सेकंड। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गए? ठीक है, ऐसा कौन सा यात्री था जो भारत में ही बस गए थे? बर्नियर था, या फिर ट्रेवलियर था, या फिर इब्न बतूता था, या फिर क्या लिखा है? मनुची है, ठीक है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनुची, ठीक है। मनुची भारत में ही रह गए थे, ठीक है, जबकि बर्नियर भारत से चले गए थे, ट्रेवनियर भी भारत से चले गए थे, इब्न बतूता भी भारत को छोड़ के चले गए थे, ठीक है। लेकिन मनुची भारत में ही रह चुके थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? मनुची, ठीक है, मनुची, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? ठीक है, किस देवता के रूप में है? कमेंट कीजिए आप सभी। पूरी, ठीक है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? ब्रह्मन, ठीक है, या फिर विष्णु, या फिर शिव, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट करना आप सभी। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, विष्णु के रूप थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विष्णु के, ठीक है। देख लिया आप सभी, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? विष्णु के, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 32 नंबर में तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु की, कुबेर की, ब्राह्मण की, या फिर देवी की, ठीक है। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? ठीक है, कमेंट करना आप सभी। 32 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, देवी की, ठीक है। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवार संत थी? कराईकल, क्या लिखा हुआ है? कराईकल, अमैयार, और दूसरा और चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल, प्रथम ऑप्शन है अंडाल, तीसरा ऑप्शन है अपार, ठीक है। तो ऐसा इधर का उधर हो गया, उधर का उधर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवार संत थी? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अंडाल, दूसरा ऑप्शन है कराईकल, तीसरा ऑप्शन है अपार, और चौथा ऑप्शन है सुंदररार, ठीक है, सुंदररार। बताइए 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अंडाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवार संत थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अंडाल, ठीक है। अंडाल जो थी, ठीक है, अंडाल जो थी, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अंडाल जो थी वह क्या थी? स्त्री अलवार संत थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन क्या लिखा हुआ है? नया नार संतों की रचना है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन नया नार, ठीक है, नया नार संतों की रचना है? नलियारा, दिव्य प्रबंधम, या फिर तब क्या लिखा हुआ है? दूसरा ऑप्शन तबरम, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन नया नार संतों की रचना है? ठीक है,
सबसे पहले पहले आप सभी प्रश्न को अच्छे से देखिए। 34 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? क्या लिखा है? सबसे पहला ऑप्शन है नल, क्या लिखा हुआ है? नल यारा, ठीक है, नल यारा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नल यारा दिव्य प्रबंधम, और दूसरा ऑप्शन है तवरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्या लिखा हुआ है? नयनार संतों की रचना है, ठीक है, ऐसा शब्द है, थोड़ा सा पढ़ने में भी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चौथी आप सभी ऐसे समझ लो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, आप सभी पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35 नंबर में शायद, हाँ 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड 35 नंबर में क्वेश्चन है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था? ठीक है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तुर्की के, फारस के, तीसरा ऑप्शन है ताजिकिस्तान के, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? 35 का करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ताजिकिस्तान से, ठीक है। ताजिकिस्तान से जो लोग, जो मुसलमान आए थे उसे क्या, किस नाम से दर्जा दिया गया था? ताजिका, ताजिका का मतलब पुकारा जाता था, ऐसे समझो, ठीक है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिकिस्तान के, ताजिकिस्तान के मतलब मुसलमानों को आए हुए उसको क्या बोला जाता था? ताजिका बोला जाता था, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 36 नंबर में, एक सेकंड 36 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल क्या लिखा हुआ है? मशरिक कहा जाता था, ठीक है। 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था? सबसे पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया को, दूसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती को, और तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और चौथा ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है? नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ठीक है। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था? ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी अगले क्वेश्चन की ओर, आपसे वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं आप 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड 37 नंबर में प्रश्न है, खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ के 5 पत्रिकों का वर्णन किसने किया? प्रश्न है खालसा पंथ के, ठीक है, खालसा पंथ के 5 पत्रिकों का वर्णन किसने किया? गुरु आनंद, ठीक है, गुरु अंगद है, अंगद है, ठीक है, गुरु अंगद, और दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, और तीसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है खालसा पंथ के 5 पत्रिकों का वर्णन किसने किया? क्या आप सभी को ज्ञात है? 37 का राइट आंसर डी होगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? ठीक है, बताइए आप सभी, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को, या फिर गुरु क्या अंगद को, या फिर बाबा फरीद को, या फिर गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। कमेंट कीजिए आप सभी 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुरु अंगद को, ठीक है, गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 39 नंबर में, गुरु ग्रंथ क्या लिखा हुआ? ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन, ठीक है, अंतिम संकलन किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। देख लिया आपसे भी, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 40 नंबर में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक लिखा हुआ है, कर्नाटक बोल दिया मैंने, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? बताइए आप सभी। प्रश्न बोल रहा है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 6वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में, ठीक है। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 40 का करेक्ट आंसर, जी हाँ 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से देख लो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो, ठीक है। मैं क्लास में बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेक कभी नहीं लेता, ठीक है, मैं क्लास में ब्रेक नहीं लेता हूँ, लगातार क्लास को घिसते चला जाता हूँ, ठीक है, इसलिए बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाता हूँ, ठीक है। आप सभी को मेरे तोतले पर ध्यान नहीं देना है, आप सभी को सिर्फ फोकस पे पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करना है, ऐसे समझो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 41 नंबर में, शायद, हाँ देखते हैं 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, हरियर बुक्का ने विजयनगर समाज की स्थापना कब की? ये दोनों आपस में भाई थे, याद रखना आप सभी, हरियर एवं बुक्का आपस में कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? हरियर एवं बुक्का आपस में कौन थे? भाई थे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा हरियर बुक्का ने विजयनगर समाज की स्थापना कब की? 1330 को, 1333 को, 1335 को, 1336 को। कमेंट करना आप सभी, हरियर बुक्का ने विजयनगर समाज की स्थापना कब की? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1336 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 42 नंबर में,
सुलभ, ठीक है, सुलभ, हाँ एक सेकंड, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था, बताइए आप सभी, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 1485 से लेकर के 1505 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1485 से लेकर के 1505 तक इनका शासनकाल चला था, ठीक है। तो इनका सुलभ राजवंश का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है 43 नंबर में। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया, बताइए आपसे भी। तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद थोड़ा सा मोटा हो गया क्या, हाँ प्रश्न बोल रहा है तालीकोटा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। प्रश्न बोल रहा है, तब तक आप सभी प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ, तालीकोटा युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासक किया, ऐसे समझो, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद ऐसे समझो, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर, ठीक है, यार क्या हो रहा है, हाँ, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया, बताइए। अरावुद्दू, ठीक है, नाम कैसा कैसा है। सबसे पहला ऑप्शन है अराविदु, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सुलभ, और तीसरा ऑप्शन है तुलुभ, चौथा ऑप्शन है संगम, ठीक है। नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नाम ही ऐसा है, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अराविदु, ठीक है, अराविदु ने यहाँ पर शासन किया था, याद रखना आपसे भी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हम्पी की खोज किसने की, बताइए। हम्पी की खोज किसने की थी, कमेंट करिएगा आपसे भी। जॉन मार्शल, क्या लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है कॉलिनी मैकेंजी, और दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है JF फ्लीट। बताइए हम्पी की खोज किसने की। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉलिनी मैकेंजी, ठीक है, कॉलिनी मैकेंजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 45 नंबर में बहमनी, एक सेकंड, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, बताइए आपसे भी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1206 में, 1336 में, 1347 में, 1435 में, बताइए आपसे भी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। 45 का करेक्ट आंसर है, 45 का, जी हाँ, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1347 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 को, याद होगा आप सभी को। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1347 को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे भी। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था, ठीक है, किस देश का राजदूत था, कमेंट कीजिएगा आपसे भी। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? फारस का, मोरक्को, मिस्र, पुर्तगाल, ठीक है। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? 46 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? 46 का, जी हाँ, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फारस का हो जाएगा, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फारस हो जाएगा, याद रखना आपसे भी, नहीं तो पछताओगे यार, पछताओगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मॉडल पेपर से हर एक साल 25-30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मैं बोलते बोलते थक गया, आप सभी की आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 47 नंबर में विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, ठीक है, नरपति, राय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप सभी। 47 का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आप सभी को भड़काने के लिए ए और बी दोनों ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राय होगा, ठीक है, राय कहा जाता था, याद रखना आपसे भी, ठीक है। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? नरपति नहीं, नरपति गलत है, राय कहा जाता था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 48 नंबर में, ठीक है। हम सभी आज की क्लास में मात्र 50 क्वेश्चन ही देखने वाले, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, ठीक है, जिसमें हम सभी 50 नंबर से, यानी कि 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात रह गई तो आप सभी कमेंट करना, आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए एकदम अपनी भाषा में, तो आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप सभी को दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखाऊंगा, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है, बस आप सभी कमेंट कर देना। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, बताइए। विजयनगर के, ठीक है, देखिए आप प्रश्न को सबसे पहले, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? गणेश जी, कार्तिकेय, विष्णु, विरूपाक्ष, बताइए विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, ठीक है, सबको मालूम है विष्णु। 48 का राइट आंसर, जी हाँ, ठीक है, नहीं विरूपाक्ष होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा विरूपाक्ष। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विरूपाक्ष थे, ठीक है। मैं आप सभी को भड़काने के लिए, ठीक है, मैं आप सभी को थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ बीच बीच में, मैं आप सभी को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है 49 नंबर में। विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, ऐसा समझो। प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को देखो आपसे भी। विजयनगर का विठल, ठीक है, विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव को, ब्रह्म, क्या लिखो यहाँ, ब्राह्मण मेरे अंदाज से हो सकता है, ठीक है, ब्रह्मदेव को, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है विष्णु को, चौथा ऑप्शन है कुबेर को, ठीक है। विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, ठीक है, मतलब ये जो विजयनगर का विठल मंदिर था उसमें किस भगवान की पूजा की जाती थी, ऐसे समझो, ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या होगा? विष्णु का होगा, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर, 39 का
39 नहीं 49 होगा, ठीक है, 39 नहीं 49 है, ठीक है। विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विष्णु को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 50 नंबर में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? राम राय देव, क्या लिखा हुआ है? देवराय प्रथम या फिर कृष्णदेव राय या फिर बासवन्ना, ठीक है। कमेंट करना आपसे भी, अमुक्त माल्यदा किसने लिखा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? अमुक्त माल्यदा किसने लिखा, ठीक है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जी हाँ, सी होगा, कृष्णदेव राय, ठीक है। अमुक्त माल्यदा, ठीक है। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा और आप सभी को 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का प्रश्न एकदम एकदम बिहारी स्टाइल में याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को आज की क्लास में मजा आया और आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। अब सभी कल वाले क्लास के लिए तब तक वेट कीजिए, ठीक है। आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को कल वाले क्लास में थोड़ा सा टेस्ट भी ले सकता हूँ, ठीक है। इनसे पहले वाले क्लास को, यानी कि एक नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को मैं आप सभी को कल पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। बस इसलिए आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।